मित्रों नमस्ते। पहले आपसे क्षमा चाहता हूं, आपको 1 बजे डिस्टर्ब किया हूं, लेकिन कुछ कमेंट करना जरूरी था तो फिर प्रिंट के मित्रों को भी आग्रह किया। मेरे कुछ आरंभिक टिप्पणियां हैं, उसके बाद आपके जो सवाल होंगे। कोई लिखित वक्तव्य नहीं है, आप नोट कर लेंगे तो बड़ी कृपा होगी। मित्रों, कल की कार्रवाई से स्पष्ट हो गया है कि जयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर कम चिंता अधिक हो रही है। लेस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, मोर ऑफ वरी। सोनिया गांधी जी ने अब देश के युवकों और मध्यम वर्ग के संबंध में अपनी चिंता जगाई है। आम आदमी तो यूं बहुत परेशान है, ठगा हुआ महसूस कर रहा है, लेकिन 9 साल के बाद देश के युवकों की आकांक्षा के बारे में सोनिया जी ने एक बात कही है। पहला सवाल तो यह है कि सोनिया जी, आपको इसकी याद 9 साल के बाद क्यों आई? आपकी सरकार के 9 साल पूरे हो गए। Now, why this sudden concern for the aspirations of youth, middle class? यह बात इसलिए भी बताना जरूरी है कि देश की 51% आबादी 25 साल से नीचे है और 65% आबादी 35 साल से नीचे है। तो इतने बड़े युवा भारत की चिंता सोनिया जी ने पहली बार पूरे 9 साल के बाद जताई है। Their concerns, aspirations, worry is sought to be taken note of formally and recognized by Sonia ji after a gap of 9 years. आज मुझे कुछ, क्योंकि यह विषय सोनिया गांधी जी ने उठाया है, तो उनसे मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। क्योंकि मनमोहन सिंह जी से सवाल पूछता हूं तो उत्तर तो आता नहीं है। आज चूंकि सोनिया गांधी जी ने बोला है, इसलिए सवाल मैं उन्हीं से पूछ रहा हूं। पिछले 9 साल में कितने नौजवान लोगों को नौकरी मिली? यंग, पढ़े लिखे, आशा और अपेक्षा से भरे हिंदुस्तान के नौजवानों की पहली अपेक्षा होती है हमें नौकरी मिलनी चाहिए। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंसर्न ऑफ यंग, एजुकेटेड, एस्पायरेशनल इंडिया is to have a meaningful, gainful employment. Sonia ji, kindly tell the nation how many young people have been given meaningful employment in the last 9 years. आज मैं उसके डाटा में बहस नहीं करूंगा। मेरे पास डाटा है कि एम्प्लॉयमेंट यूपीए के समय बहुत नीचे गया है। एम्प्लॉयमेंट हैज रजिस्टर्ड ए बिग डिक्लाइन ड्यूरिंग द यूपीए गवर्नमेंट। वाजपेयी जी के समय हमने एक वादा किया था, कई बार उसकी घोषणा भी किया वाजपेयी जी ने, कितने लोगों को नौकरी हमने दी, वो सारी बातें अभी जग जाहिर हैं। लेकिन यह सवाल का उत्तर उन्हें बताना पड़ेगा। आज हमें एक बात और कहना है, सोनिया जी, इसका भी आपको उत्तर देना चाहिए कि जब चुनाव में 1 साल बचे हैं तो आप क्या इतना कर लेंगी कि देश के नौजवानों की पीड़ा, आशा और आकांक्षाओं के अनुरूप आपकी सरकार काम करेगी। सोनिया जी, काइंडली अश्योर द नेशन एज टू हाउ, given the reality of India today, you'll be able to respond effectively to the concerns, aspirations of young India. देश का जीडीपी है 5.3%। आपको मालूम है 9% के दावे किए गए थे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज डाउन, मैन्युफैक्चरिंग इज डाउन, इंपोर्ट इज डाउन, एक्सपोर्ट इज डाउन, investment is down, and even domestic investment is not being invested in India. ये सच्चाई है,
इस पर चर्चा हम लोग कई बार कर चुके हैं। तो देश की यह स्थिति है, तो सोनिया जी काइंडली बताइए कि आप कैसी आशा का निर्माण करने का दावा कर रही हैं, यह देश आपसे जानना चाहता है। महंगाई की चर्चा हमारे बाकी प्रवक्ता मित्र कर चुके हैं। 100 दिन में महंगाई कम करने का दावा किया गया था, लेकिन आज मुझे सुधीर तेलंग का एक कार्टून छपा है एक अखबार में, मंथली चिंतन शिविर। एक मिडिल क्लास बैठे हुए हैं, इस महीने का बजट कितना है, कितना महंगाई हो गई, इसकी चिंता है। इस चिंतन शिविर का सोनिया जी, जो मध्यम वर्ग परेशान हो रहा है, आपके पास क्या उत्तर है, देश जानना चाहता है। मित्रों, आज हम एक और बहुत महत्वपूर्ण बात उठाना चाहते हैं। ये जो निराशा का माहौल है, जहां 5.3% पर ग्रोथ रेट स्थिर है, उसी में ऐसा क्यों हो रहा है कि गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सभी प्रदेशों का ग्रोथ रेट 10% प्लस है। देश का एग्रीकल्चर रेट 3.6% है, मध्य प्रदेश का 18.6% है, जिसके लिए शिवराज सिंह चौहान को अभी इतना बड़ा सम्मान मिला है। श्रीमती सोनिया गांधी जी काइंडली रिकॉग्नाइज गुड गवर्नेंस हैज बिकम द बिगेस्ट कैजुअलिटी अंडर 9 years of यूपीए रूल। सोनिया जी, कृपया करके स्वीकारिए कि यूपीए सरकार के 9 साल के शासन में सुशासन सबसे अधिक उसका अभाव रहा है इस शासन में। इस सच्चाई को आप स्वीकारिए। वेयर देयर इज गुड गवर्नेंस, देयर इज डिलीवरी, देयर इज ग्रोथ, एंड इंडिया सफर्स ए सीरियस डेफिसिट ऑफ गुड गवर्नेंस। वी आर सीइंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट। इसको समझने की जरूरत है। सोनिया जी, आपने अपनी सरकार की पीठ थपथपाई, लेकिन इस सच्चाई पर आप बिल्कुल खामोश रहीं। रैम्पेंट करप्शन, शील्डिंग करप्ट विथ इंप्यूनिटी, ग्रॉस इनएक्शन, एडहॉकिज्म एंड पॉलिसी पैरालिसिस, दिस इज द हॉलमार्क ऑफ यूपीए गवर्नमेंट। खुलेआम भ्रष्टाचार, भ्रष्ट लोगों को शर्मिंदगी से बचाने का प्रयास, नीतिगत पंगुपन, तदर्थवाद और प्रामाणिकता से सुशासन के साथ क्रियान्वित करने के संकल्प का अभाव, यह पूरे इस यूपीए सरकार की आज की स्थिति है। मित्रों, मैं सोनिया जी को आज एक बात बहुत विनम्रता से बताना चाहता हूं। 2G, कोलगेट, कॉमनवेल्थ, इन सबों की चर्चा हम लोगों ने बहुत की है, लेकिन जब उन्होंने यूथ के एस्पिरेशंस की बात कही है, तो सोनिया जी, मैं बहुत विनम्रता से बताना चाहूंगा आपको कि यूथ की चिंता क्या है, जो हमें सड़कों पर दिखाई पड़ा कई बार। When there is massive corruption in India, your government is mortgaging the future of India's youth. यह समझना पड़ेगा। जब इस देश में भयंकर भ्रष्टाचार होता है, तो देश के नौजवानों के भविष्य को गिरवी रखने ऐसी स्थिति आती है। यह उसकी चिंता है, और इसके संबंध में आप कितनी कार्रवाई कर रही हैं, कितना करेंगी, यह हमने देखा है। आज हम एक बात और कहना चाहेंगे। सुबह से मैं टीवी देख रहा हूं, राहुल गांधी की भूमिका को लेकर चर्चा हो रही है। अब राहुल गांधी जी आए, बिगर रोल ले, नहीं ले, यह कांग्रेस का अंदरूनी विषय है, मुझे कुछ नहीं कहना है। हालांकि एक शब्द मुझे बहुत बड़ा अजीब लगता है, इट्स अ वेरी क्यूरियस एक्सप्रेशन, मिस्टर राहुल गांधी मस्ट टेक ए बिगर रोल। I hardly see any observation that Mr. Rahul Gandhi must take bigger responsibility. इस देश को चलाने का एक दायित्व होता है।
पिछले 1-1.5 महीने में देश की तरुणाई ने अपनी पीड़ा व्यक्त की। राहुल गांधी ने उस पर कोई प्रभावी टिप्पणी की, देश ने तो नहीं देखा। यह उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन एक सवाल मैं उठाना चाहता हूं कि इज दिस कंसर्न फॉर द यूथ इज बेसिकली ए कंसर्न फॉर द यंग गांधी? यह सवाल हम उठाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी किसे पीएम के रूप में प्रोजेक्ट करेगी नहीं करेगी, यह तो उनका विषय है। लेकिन जिस तरह का मैं समूह गान देख रहा हूं जयपुर में, उससे इस बात का संकेत अवश्य मिलता है। दिस होल रिफ्लेक्शन अपॉन recognizing the need for young India is more to do to recognize Rahul Gandhi and his interest and his concerns. अगर ये है तो ये बहुत पीड़ा की बात है। ये मैं कहना चाहता हूं। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, जो हमारे एक पूर्व प्रवक्ता ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा था, सोनिया जी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह जी, सॉरी, देयर इज नो वैकेंसी इन 2014। 2014 में आपके भविष्य के बारे में गंभीर सवाल है। वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री पद के लिए। यह देश बदलाव के लिए तैयार है और 9 वर्षों से जो चला है और जिस तरह से बीजेपी और एनडीए के सरकारों ने प्रदेश में काम किया है, अभी कर रही हैं, और जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने केंद्र में काम किया था, तो यह देश बदलाव चाहता है और वो बदलाव 1 वर्ष बाद होगा, हमें पूरा विश्वास है। बस मित्रों, मुझे इतना कहना था। नाउ आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। Our program is very much there. We keep on talking about it. Why not? But certainly the principal opposition, when the ruling party is suddenly recognizing the concern of young people and middle class after 9 years, we have got the right and the responsibility to comment. That's what we are doing today. जी प्रमोद जी। देखिए, मैं आपसे इतना ही कहूंगा, मैंने कल से लेकर आज तक उनके पूरी चर्चाओं को, जो टीवी पर रिपोर्ट आई, अखबारों को विस्तार से पढ़ा है। इस चिंतन शिविर में किसके बारे में वो नेता बनाते हैं, उनका विषय है। लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है, यह हमें बहुत पीड़ा के साथ कहना पड़ेगा कि देश की समस्याओं की चिंता कम हो रही है। राहुल गांधी को प्रभावी भूमिका दी जाए, इसका स्वर अधिक प्रभावी हो रहा है, यह तो मैं कह सकता हूं। अब ये उनका विषय है, वो क्या करते हैं, वर्किंग कमेटी एआईसीसी को अटैच करते हैं, उनका विषय है। इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। ये बात हम कई बार कह चुके हैं कि हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय कर। जब मैं कोई वैकेंसी की बात नहीं कहता हूं तो एनडीए की सरकार में बीजेपी का प्रधानमंत्री बनेगा, जो 15 अगस्त 2014 को झंडा फहराएगा। कल तक 18 राज्यों के चुनाव हो गए हैं, उन सबों की सूची आ रही है, जो डेलीगेट्स की। तो इसके बारे में जो राष्ट्रीय चुनाव पदाधिकारी हैं वो आपको सूचित करेंगे। जब नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी तो आपको उसकी जानकारी दे देंगे। The NDA is fully strong and quite coherent. I don't buy the logic that we are having any problem with JDU. I think you need to know that Shri Sharad Yadav, the national president of JDU, is the acting convener of the NDA. Yes.
अब देखिए, ऐसा है कि चुनाव के समय कई बार ऐसी बातें उत्साह में बोली जाती हैं, उस पर मुझे कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, जदयू और हमारे संबंध बहुत पुराने हैं। 6 लोकसभा के इलेक्शन में साथ लड़ चुके हैं और 6 विधानसभा साथ लड़ चुके हैं और सरकार चला रहे हैं पिछले 7 साल से। मैं श्रीमान मणिशंकर अय्यर को एक बात कहना चाहूंगा। उनका राज्यसभा में नामांकन हुआ है विद्वान कैटेगरी से। जब आप विद्वता के मानक पर राज्यसभा में आते हैं तो उसमें आपकी भाषा कैसी हो इसका भी ध्यान रखना जरूरी है, वरना उस मानक को ही आप कमजोर करते हैं जिसके बिना पर आप आए हैं। मैं मणिशंकर अय्यर को एक और बात कहना चाहूंगा। उनको बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड भी मिल चुका है, जो कई उल्लेखनीय अच्छे सांसदों को मिलता है। इस बड़े पुरस्कार के पाने के बाद कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ मर्यादाएं होती हैं। अपने शब्दों के चयन में अगर उन मर्यादाओं का वो उल्लंघन कर रहे हैं तो शायद वो उस पुरस्कार पर भी सवाल उठा रहे हैं जो उनको अच्छे सांसद के रूप में दिया गया है। जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, ये मेरे जीवन के मानक के प्रतिकूल होगा अगर मैं उस पर टिप्पणी करूं। देखिए, इस पर हमारे निर्मला जी और प्रकाश जी टिप्पणी कर चुके हैं। एक मैं शेर पढ़ना चाहता हूं। कहां तो कहा था चरागाह हर एक घर के लिए, कहां चराग मयसर नहीं शहर के लिए। 2009 में कहा गया था कि 100 दिन में महंगाई कम हो जाएगी, 100 दिन में भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। अब तो 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सवाल मैं उठाना चाहता हूं और बहुत प्रामाणिकता से उठाना चाहता हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 9 साल से भारत के प्रधानमंत्री हैं और हम प्रधानमंत्री पद का काफी सम्मान करते हैं। लेकिन मनमोहन सिंह जी कोई बहुत बड़े टावरिंग नेशनल लीडर नहीं है, यह एक सच्चाई है। उन्होंने अभी तक एक इलेक्शन भी नहीं जीता है स्वयं। लेकिन जब भी उनके बारे में चर्चा हुई है तो हमें यह बताया गया है ही इज अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड इकोनॉमिस्ट, बड़े प्रभावी अर्थशास्त्री हैं। हम भी सुनते हैं। तो एक सवाल हमें उठाने की पीड़ा होती है आज कि एक 9 साल से भारत के एक जाने माने अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री हैं, फिर भी भारत के अर्थ का अनर्थ क्यों हो रहा है। न महंगाई रुकती है, न उत्पादन बढ़ता है, न उत्पादकता बढ़ती है, न एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ता है, न पूंजी निवेश बढ़ता है, न ग्रोथ रेट बढ़ता है। तो ऐसा क्यों है? इस सवाल का जवाब देश जानना चाहेगा। 9 साल बहुत बड़ा कालखंड होता है देश के विकास के लिए, एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस के लिए। मिस्टर आनंद, फिर उसके बाद बाल देखिए, पहली बात है कि सरकार इसको इस कड़वी महंगाई को जो चाशनी में डुबाकर प्रस्तुत कर रहे 45 पैसा प्रति महीने, और ये कितने महीने जाएगा इसका पता नहीं है। डीजल के बारे में आपने बताया, रेलवे के बारे में बताया। इन सबों का ये परिणाम होगा कि जो देश की जनता महंगाई से बिल्कुल उसके बोझ से उसकी कमर टूट रही है, मिडिल क्लास की भी टूट रही है, आप लोगों को भी परेशानी है। ये और परेशानी बढ़ने वाली है क्योंकि वाहन के कारण कीमतें और बढ़ेंगी, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फैक्टर होगा। तो इट विल हैव बिग इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। सवाल है, आज जयपुर में रेल मंत्री ने ये कहा है, अभी आगे रेल किराए पर वृद्धि हुई तो लागू भी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सीजन की वृद्धि के बाद 10 रुपए की एक बार फिर से सोचना पड़ेगा हाइक के बाद। तो ठीक है, अच्छी बात है।
उस चिंतन शिविर से देश के आम इंसान के लिए कितनी चिंता सामने आ रही है, ये हम देख रहे हैं। देखिए, ये सीधी बात आप समझने की जरूरत है। जिस तरह से इस सरकार ने इस पूरे अर्थव्यवस्था का कुप्रबंधन किया है, उसके कारण आम जनता परेशान है। महंगाई इसलिए नहीं रुकती है क्योंकि कांग्रेस का वेस्टेड इंटरेस्ट है महंगाई को नहीं रोकने में। क्या सरकार इतनी पंगु हो गई है? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में अगर 6 साल महंगाई स्थिर थी, तो यह क्यों नहीं स्थिर हो सकती है? और सबसे पीड़ा की बात है, एक तरफ आप दावा करते हैं कि रिकॉर्ड फूड प्रोडक्शन हुआ है, फिर भी खाने की कीमतों की इतनी महंगाई क्यों है? इसका कारण है कुप्रबंधन, लैक ऑफ गुड गवर्नेंस, डिसीजन मेकिंग। मैडम आप आई विल कम टू दैट सेपरेटली। यस, सुजीत ठाकुर। देखिए ये काल्पनिक सवाल है। स्वाभाविक है, कई उनके एलाइज का पूरा रिकॉर्ड बहुत गंभीर रूप से भ्रष्ट रहा है। मैं आप किसी का नाम देने की जरूरत नहीं है, उनके अलायंस का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन बड़ी बात है जो चिदंबरम और जयराम रमेश ने कही है, आज कांग्रेस का चेक बाउंस कर रहा है, पॉलिटिकल चेक। यह चिंता हो रही है, इसलिए उनको नए एलआई तो छोड़ दीजिए, जो पुराने एलआई उनके साथ हैं वो भी रहेंगे कि नहीं, इसी पर भी सवाल उठ रहे हैं। हाँ, well, I haven't seen his statement, but if the Pakistani High Commissioner is criticizing India's Prime Minister, it is indeed regrettable and condemnable. And ambassadors of foreign country do not openly criticize prime ministers. If he has done, that's what you have said, then I'm sorry, he is breaching the basic protocol of management of foreign affairs. And I would expect the government of India, the Ministry of Foreign Affairs, to take proper notice of it. अगर पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने भारत के प्रधानमंत्री की सार्वजनिक आलोचना की है, तो यह बहुत ही पीड़ादायक है और भर्त्सना योग्य है। किसी विदेशी सरकार के राजदूत अथवा उच्चायुक्त उस देश के प्रधानमंत्री की खुली आलोचना नहीं करते, और अगर उन्होंने ऐसा किया है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, और हम अपेक्षा करेंगे कि भारत सरकार इस दिशा में उचित सोच करते हुए उचित कार्रवाई भी करेगी। यह सवाल विदेश नीति की व्यवस्था के बड़े ही प्रामाणिक वसूलों पर सवाल उठा रहा है। अब इस बेतुके बयान पर क्या कहा जाए? सारे प्रमाण सामने आ गए हैं। हम चाहेंगे कि भारत सरकार इसका बहुत गंभीरता से उत्तर दे कि एक पाकिस्तान के राजदूत भारत की जमीन पर प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे हैं, भारत के सेना अध्यक्ष के बयान को खुलेआम झुठला रहे हैं, तो इसका प्रतिकार तो होना चाहिए। मिस्टर राघवेंद्र, यह बहुत पीड़ा की बात है, हमने भी पढ़ा है। अगर यह सच्चाई है तो अगर भारत की राजधानी में जनता के इतने गुस्सा के बावजूद भारत सरकार विधि व्यवस्था पर नियंत्रण नहीं कर सकती, तो देश को क्या संभाल पाएगी? इट इज अ लार्जर क्वेश्चन। द लॉ एंड ऑर्डर इन द दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया, इज मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड इफ इन स्पाइट ऑफ सच ए मैसिव प्रोटेस्ट दिस इज द लेवल ऑफ lack of security that women are continued to be at the receiving end, I'm sorry, it raises fundamental question as to how the government of India will keep the country secure. Thank you. चलो भाई, बाकी अब 20